साथियों जय भीम, नमस्कार। साथियों आज भगत सिंह सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने पेश हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय वैसे भी कम होता है, क्योंकि इतना बृहत भगत सिंह का साहित्य और उनकी विचारधारा है कि उस पर हम जितना भी विमर्श करें, जितनी भी उस पर बात करें, समय कम पड़ ही जाता है। तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए बातचीत को जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। साथियों, भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के तौर पर, एक उग्र विचारधारा के वाहक के तौर पर पेश किया गया। प्रचार तंत्र ने यही उनके बारे में बताया। जितना भी प्रचार हुआ या प्रसार हुआ, उनके बारे में यही बताया गया कि वो एक क्रांतिकारी थे। अराजकता फैलाना, आतंक फैलाना और उस आतंक के लिए एक माकूल माहौल तैयार करके सरकार से अपनी मांगे मनवाने की उनकी मंशा थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। यदि हम गहनता से भगत सिंह के लिखे हुए साहित्य का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि वो क्या शख्सियत थे, क्या उनकी विचारधारा थी। और उसी को जानने के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। काफ़ी अध्ययन मैंने किया, काफ़ी सर्च उनके बारे में की, तब जाके यहाँ बोलने का साहस मैं जुटा पाया हूँ। मैं अभी YouTube पर सर्च कर रहा था। अपने सर्च के दौरान मैंने कि शायद YouTube से उनके बारे में मुझे कुछ और नई जानकारी मिल जाए, मगर अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि YouTube पर भगत सिंह से रिलेटेड बड़ी मुश्किल से 8 या 10 वीडियो मुझे मिले, और उनमें भी कोई नई बात नहीं निकल कर आई। लगभग वही पुरानी जो बातें फैलाई गई उनके बारे में, जो बताया गया, जो हमारे सामने आया, उससे बढ़कर ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला। हाँ, एक ध्रुव राठी का और विवेक बिंद्रा जी का वीडियो ज़रूर थे जो कुछ अलग हटकर थे, जिनमें उनकी विचारधारा, उनकी फ़िलॉसफी के ऊपर बात की गई थी। उसके अलावा यदि आप भगत सिंह के नाम से YouTube पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको उन फिल्मों के क्लिप्स मिलेंगे, वो फुल लेंथ में फिल्में मिलेंगी जो भगत सिंह पर बनी हैं, या कुछ और वीडियो इसी तरह के मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि उनके असली स्वरूप को छिपाकर हमें कुछ और दिखाया गया, कुछ और बताया गया। और इंसान विश्वास किस चीज़ पर करता है? जो उसे सुनाया जाता है, दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। ये हमारी कमजोरी रही है कि पढ़ने के फील्ड में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हम उनको पढ़ नहीं पाए जो पुस्तकें भगत सिंह पर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिन पर सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं, भगत सिंह उन शख्सियतों में से
एक हैं, मगर उनको पढ़ने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए मुझे आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। भगत सिंह का एक मानवता प्रेम का बहुत बहुत बड़ा उदाहरण, एक ठोस वक्तव्य उनका, वो नजर आता है उनके एक आर्टिकल विश्व प्रेम के अंदर। विश्व प्रेम आर्टिकल के अंदर वो एक ऐसे विश्व की, ऐसी दुनिया की परिकल्पना करते हुए नजर आते हैं जहां पर किसी का कोई शोषण नहीं होगा, किसी इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होगा, और यह विचारधारा एक आतंकी की नहीं हो सकती। जिसका मकसद महज आतंक फैलाना हो, उसकी यह विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि जो आतंक है वो शोषण का ही एक रूप है, और भगत सिंह शोषण के सख्त खिलाफ हैं। वो इस शोषण के खिलाफ हथियार उठाने तक की हद तक जाते हैं। जब मैंने उनके इस आर्टिकल को पढ़ा, उसको समझा, तो दिमाग एकदम हैरान रह गया ये देख कर के ये नौजवान इस तरह की सोच रखता है दुनिया के प्रति, और जिसको हम लोग सिर्फ एक बंदूकधारी के तौर पर याद करते हैं। उनके बारे में ऐसे हमने विचार बना रखे हैं। सच कहूं तो जो उनकी परिकल्पना है वो लगभग क्या पूर्ण रूप से गुरु रविदास जी के जो परिकल्पना है बेगमपुरा की, वो उससे पूरी तरह से मैच करती है साथी, पूरी तरह से। जो चीज़ें, जो सवालात, जो उन सवालात के जवाब गुरु रविदास जी ने उठाए बेगमपुरा के अंदर, एक बेगमपुरा की परिकल्पना के अंदर, वही सेम सवाल भगत सिंह अपने लेख के अंदर उठाते हैं। अब इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, उस गहराई में मैं फिर बात करेंगे, और बेगमपुरा के ऊपर जब हम अपना एपिसोड, अपनी सीरीज गुरु रविदास जी पर शुरू करेंगे, तो तब उस पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम भगत सिंह पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उस विश्व प्रेम आर्टिकल के अंदर भगत सिंह कहते हैं कि आहा, वो दुनिया कितनी हसीन होगी, वो विश्व कितना खूबसूरत होगा, जहां पर ना अमीर हो, जहां पर अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, अमेरिकन भी होंगे, काले भी होंगे, रूस भी होगा, अमेरिका भी होगा, भारतीय भी होंगे, ब्रिटिश भी होंगे, यानी दुनिया के हर इंसान उस दुनिया में रहेंगे जो पूरी तरह व्यवहारिक है, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, परंतु वो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, सभी बराबर होंगे, सब में बंधुत्व का भाव होगा। जब ऐसी परिकल्पना, ऐसी सोच लेकर
कोई व्यक्ति चलता है तो उसे फिलोसफी का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है दोस्तों। उसका कोई सानी नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि बंदूक और हिंसा से कभी भी क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसको उन्होंने बखूबी करके भी दिखाया है। उन्होंने अनगिनत पुस्तकें पढ़ी। जो एक मोटा मोटा सा आंकड़ा दिया जाता है वो साथियों ये है कि भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी जीवन के अंदर, आप कल्पना कीजिए कि वो किस तरह का काम कर रहे थे और उसमें भी वो पढ़ने के लिए समय निकाल रहे थे। उन्होंने उस समय में भी 250 से ऊपर पुस्तकें पढ़ी। ये एक अंदाज़ा है, इसकी पुष्टि नहीं है, ये महज एक अंदाज़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक बताया जाता है कि ये काफ़ी क्लोज है उस रियल आंकड़े के। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन के अंदर 250 पुस्तकें, 250 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी और 1928 से 1931 के बीच, यानी कैद होने के बाद जब वो जेल में थे, उससे लेकर अपनी फांसी तक उन्होंने 300 से ऊपर पुस्तकें पढ़ी। यानी एक साल में लगभग 100 पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। तो जो व्यक्ति इतना ज़्यादा अध्ययन कर रहा था, इतना ज़्यादा जिसको पढ़ने का शौक था, विचारों में प्रखरता आना एक लाजिमी बात है। वो आई, वो प्रखरता आई और उसको उन्होंने अपनी कलम से कुछ हद तक उजागर भी किया, मगर उसको पूरी तरह से एक किताब का रूप देने का उनको समय नहीं लगा। उनको समय ही इतना कम मिला कि वो अपने विचारों को शब्दों में नहीं पिरो सके, उसका प्रचार प्रसार दुनिया तक नहीं कर सके। अब जो चीज़ उनकी अवेलेबल हैं वो उनके लिखे हुए आर्टिकल, उनके द्वारा लिखे गए लेख और उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां ही हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और उनकी विचारधारा से रूबरू हो सकते हैं। उनको आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही गलतफहमियां दूर होती चली जाएंगी और आप हैरान रह जाओगे कि हम कितने गलत थे। आज अपने इस शुरुआती एपिसोड में मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ अम्बेडकरवादियों द्वारा एक फेक मैसेज जो है फैलाया गया, एक फेक मैसेज फैलाया गया जिसमें लिखा हुआ आता था कि मैं तो भारत के नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो कोई और हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को जानने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ यदि मैं जेल से छूटा तो मैं अपना पूरा जीवन
डॉक्टर अंबेडकर के लक्ष्य को पूरा करने में लगा दूंगा। साथियों, ये पूरी तरह से झूठ है। मैंने भगत सिंह के लगभग पूरे साहित्य का अध्ययन किया और पूरे साहित्य के अंदर छुआछूत की जो समस्या है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है भारत के अंदर, वो भगत सिंह को चिंतित करता है, उनको भीतर तक हिला देता है। उससे वो आहत हैं और उसको जड़ मूल से विनाश करना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर भी उनके पूरे साहित्य के अंदर कहीं पर भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब क्यों नहीं लिखा, ये एक सोचने का अलग विषय हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि जब तक भगत सिंह क्रांतिकारी के तौर पर बाहर रहकर काम कर रहे थे, यानी जेल से बाहर रहकर काम कर रहे थे, उस समय तक डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब इतने फेमस नहीं थे, या भगत सिंह को हो सकता है उनके बारे में इतनी जानकारी ना हो, और अंदर रहते हुए उन तक जो खबरें पहुंचती थी वो काफ़ी हद तक सेंसर होकर पहुंचती थी। केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ही खबरें उन तक पहुंचाई जाती थी। अखबार भी उनको सेंसर करके दिए जाते थे, और अखबारों के अंदर भी एक अलग सिस्टम खबरों का जो आज भी चलता है, उस समय भी चलता था। मैं मानता हूं कि भगत सिंह शायद इस बात से अनभिज्ञ ही रहे होंगे, उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब इसी मिशन को पूरा करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं और बड़ी ही गंभीरता के साथ उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इससे अनभिज्ञ थे, और यदि उन्हें हकीकत मालूम होती तो यकीनन वो अपने साहित्य के अंदर उनका जिक्र जरूर करते और उसके पक्ष में लिखते, इतना मुझे विश्वास है। अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को, इतना ही कहूँगा कि आज हमने महज एक आर्टिकल की एक लाइन के ऊपर ही बात की। उनका साहित्य तो बहुत बड़ा है, उस पर हम आगे आने वाले एपिसोडों में बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम उनके आर्टिकल अछूत समस्या पर बात करेंगे, उसको वर्ड टू वर्ड अक्षरशः मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि आपकी तमाम गलतफहमियां दूर हो और आपको पता चले कि वो इस समस्या के बारे में